नमस्कार दर्शकों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वास्तुशास्त्र की मात्र कुछ ही पुस्तकें पढ़कर अपने आवासीय भवन के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन कर डालते हैं या उसका पुनर्नवीनीकरण करवाते हैं, जिस पर उनका अत्यधिक धन खर्च हो जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि उनको वांछित परिणाम तो प्राप्त हो ही नहीं पाते, ऊपर से धन खर्च हो गया सो अलग। और परिणाम यह होता है कि उनमें से अधिकांश लोग उस परिवर्तन से प्रसन्न नहीं हो पाते, परिणाम विपरीत ही आने लगते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वही लोग बाद में वास्तुशास्त्र को दोष देते हैं कि इतना अधिक धन खर्च कर डाला और परिणाम सकारात्मक होने के स्थान पर नकारात्मक होते चले गए। लेकिन क्या आप इन सब तथ्यों का कारण जानते हैं कि यह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? तो आइए दर्शकों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि आप मात्र पुस्तकों के से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इन विषम परिस्थितियों का मूल कारण आज तक नहीं जान से समझाने का प्रयास करते हैं, आप यह सोचकर बताइए कि यदि आप अचानक से बीमार हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई एक पुस्तक पढ़ करके अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई दवाई लेना शुरू कर देते हैं और अपना इलाज स्वयं ही करने लगते हैं? शायद नहीं। तो फिर वास्तु के संबंध में ऐसा निर्णय आप किस लिए लेते हैं? जबकि वास्तविकता यह है कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो आपको प्रकृति के साथ जीवन जीने एवं आनंद से रहने का पथ प्रशस्त करता है, जिसको पुस्तक के रूप में कभी भी संघनित नहीं किया जा सकता है। क्या आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि नहीं कि पुस्तकें केवल इस उद्देश्य से ही लिखी जाती हैं कि लोग उस विषय के बारे में केवल जागरूक हो सकें और इनकी जानकारी और ज्ञान की लोग सराहना कर सकें? पुस्तकें पढ़कर ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे सुझाव या कृत्य को करने का प्रयास करने के लिए अपना आपको मानसिक रूप से तैयार कर सकें, जो कि आपके निवास में सम्मिलित ही ना हो या आपके भवन में वह दोष हो ही नहीं। संरचनात्मक परिवर्तन को वास्तुशास्त्र में ठीक उसी प्रकार की संज्ञा दी गई है जिस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान में मानव शरीर की सर्जरी को दी गई है। मेडिकल साइंस के अनुसार सर्जरी को केवल अंतिम उपाय के रूप में ही देखा जा सकता है। उससे पहले औषधीय प्रयोग से रोगी को ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाता है और ठीक इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में भी संरचनात्मक परिवर्तन को अंतिम रूप में ही स्वीकृति प्रदान की जाती है, प्रारंभिक स्तर पर कदापि नहीं। एक और उदाहरण देखिए। आप कोई भी बीमारी होने पर किसी भी फिजिशियन से सर्जरी या ऑपरेशन के लिए आग्रह नहीं करते हैं, वरन शुरू में औषधीय प्रयोग को ही, मेडिकल ट्रीटमेंट को ही, मेडिसिनल ट्रीटमेंट को ही प्रधानता देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने भवन के संरचनात्मक परिवर्तन से पहले किसी योग्य वास्तुविद की सहायता अवश्य ही लें। केवल कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद अपने भवन में संरचनात्मक परिवर्तन कदापि न करें, इससे लाभ के स्थान पर आपको क्षति हो सकती है। संरचनात्मक परिवर्तन को करने से पहले उपचारात्मक वास्तु की पुस्तकें पढ़ना अत्यंत ही लाभदायक एवं श्रेयस्कर माना जा सकता है। केवल उन्हीं उपायों को आप पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपना सकते हैं जिनका कि कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। उदाहरणार्थ,
यदि आपका प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुखी है, साउथ फेसिंग है, तो आपको भौतिक रूप से इस अपने मुख्य द्वार को उत्तर दिशा में परिवर्तित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वरन इसके लिए आप सर्वप्रथम उपचारात्मक उपाय ही करें। दक्षिण मुखी द्वार के संबंध में आपकी जो उत्तर की प्रथम दीवार है, उस पर एक विराट आकार का दर्पण लगा सकते हैं तथा उस दर्पण के नीचे एक एक्वेरियम भी रख सकते हैं तथा उस एक्वेरियम में 8 गोल्डन फिश तथा 1 काली फिश रखनी चाहिए। तो आप होंगे। यदि संरचना में परिवर्तन करने के स्थान पर उपचारात्मक उपायों को किसी वास्तुविद के कुशल निर्देशन में आप करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें आपको जानकारी दी गई है, उससे आपको निश्चय ही लाभ हुआ होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट करके हमको अवश्य ही अवगत कराएं। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।